नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। कहा गया दोस्तों कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। जी बिल्कुल, मतलब इंसान की सोच ही उसको काम करवाता है ना। मतलब इंसान सोच के अनुसार काम करता है और काम ही इंसान की पहचान बना देता है। अगर इंसान की पहचान बनता है तो उसके काम से बनता है ना। उसका काम ही इंसान को पहचान बनाता है और काम किस पर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही काम करता है, सोच के अनुसार काम करता है और काम ही इंसान की एक दिन पहचान बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब आप अच्छे सोचें और अच्छे काम करें और एक अच्छा पहचान बनाएं। तो चलिए, मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में पढ़ा रहे थे। आपका जो पिछले वीडियो में आपको डेमोक्रेसी बताए थे, लोकतंत्र, ठीक है। और इसी को मतलब डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको डेमोक्रेसी में बताए थे कि डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का मैं बताया था, एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा था अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं। मैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का डिफाइन कर दिए थे। अब तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये दो प्रकार का था, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का था। एक पहला था संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। और दूसरा था आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन। देखिएगा, इस दोनों को डिफाइन करें, ये दोनों में क्या अंतर होता है। पहले अध्यक्षीय शासन प्रणाली समझ लीजिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दोस्तों होता है कि वहाँ का जो शासक होता है वही सर्वे सर्वा होता है, मतलब वास्तविक प्रधान एक ही होता है, एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति वास्तविक शासक होता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक शासक होता है, एक ही व्यक्ति होता है, वन पर्सन ही पूरे सर्व ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है, पूरे देश का सर्वे सर्वा एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति पूरे देश को कंट्रोल करता है, ठीक है। शासक तो वास्तविक शासक होता है। यानी ऐसे बोलिएगा आप कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति वास्तविक शासक होता है, ठीक है। यानी वास्तविक शासक एक ही व्यक्ति हो। जैसे अमेरिका में अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वही मतलब वास्तविक शासक होते हैं, वही सब चीज़ का सर्वे सर्वा होता है, एक ही व्यक्ति। बट अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, इसमें दो प्रकार का शासक आपको मिलेगा, ठीक है। एक वास्तविक शासक मिलेगा और दूसरा आपको नाम मात्र का मिलेगा। एक वास्तविक, ठीक है, एक वास्तविक मिलेगा, वास्तविक शासक, और दूसरा जो हो जाएगा आपका नाम मात्र का शासक, एक नाम मात्र का शासक, ठीक है। देखिए, वास्तविक शासक और नाम मात्र का शासन, संसदीय शासन प्रणाली में दो व्यक्ति आपको मिलेगा। एक व्यक्ति के पास वास्तविक शासक होगा, एक व्यक्ति के पास नाम मात्र का बराबर, न के बराबर उसके पास पावर होगा, ठीक है। जैसे हम भारत इंडिया है, इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ वास्तविक शासक भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है, मतलब वास्तविक शासक जो होते हैं हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नाम मात्र का जो न के बराबर जिनके पास पावर होता है बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र का जो शासक होते हैं हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो व्यक्ति हो गया, वास्तविक शासक प्रधानमंत्री के पास और नाम मात्र का शासक जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति होते हैं और एक ही व्यक्ति ऑल इन ऑल होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, उन्हीं के पास सारे पावर होता है। बट हमारे यहाँ दो व्यक्ति होते हैं, एक वास्तविक शासक जो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा होता है नाम मात्र का शासक जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोकतंत्र का प्रकार, फिर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष था, फिर अप्रत्यक्ष भी दो प्रकार का था, संसदीय शासन प्रणाली जिसमें दो व्यक्ति था, एक वास्तविक शासक था, एक नाम मात्र का शासक था, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली था जिसमें एक ही व्यक्ति पूरे शासन को कंट्रोल करने का काम करता है, एक ही व्यक्ति ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे चीज़ जो है सारे टर्म आप समझ गए होंगे। चलिए, मैं इसको आगे कंटिन्यू रखता हूं और आगे मैं जो आपको एनआरआई के बारे में बताता हूं, ठीक है। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय इसको बोलते हैं, ठीक है। अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, ठीक है, अनिवासी भारतीय इसको बोलते हैं एनआरआई, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन,
नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, एनआरआई बोलते हैं इसको, शॉर्ट में एनआरआई बोलिए या अनिवासी भारतीय बोलिए, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है, अनिवासी भारतीय। देख लेते हैं एनआरआई क्या होता है। दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 के बाद जिनके माता पिता या दादा दादी भारत छोड़ के विदेश चले गए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद जिनके माता पिता या दादा दादी भारत छोड़कर अर्थात विदेश चले गए और वहाँ उनके बच्चे वहाँ विदेश में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, जिनके माता पिता या दादा दादी भारत छोड़कर 1950 के बाद आफ्टर 1950 के बाद वो विदेश चले गए और वहाँ बच्चे को उन्होंने जन्म दिए, तो वो जो बच्चे होंगे वो एनआरआई के श्रेणी में होंगे, भारत के लिए और निवासी भारतीय हो जाएंगे, एनआरआई हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिनके माता पिता या दादा दादी भारत छोड़कर विदेश चले गए और वहाँ उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, वे जो बच्चे होंगे वो भारत के लिए और निवासी भारतीय हो जाएंगे, यानी उसको बोलिए एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे और निवासी भारतीय हो जाएंगे। पहला इस टाइप का हो सकता है। दूसरा दोस्तों होता है कि कोई ऐसे भारतीय हैं जो मतलब बिजनेस या व्यापार करने के उद्देश्य से विदेश जाता हो, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक वो विदेश में रहता हो। होता है ना कि विदेश मतलब भारत का मतलब बिजनेस कर रहा हो, इंटरनेशनल वो बिजनेसमैन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हो, तो वो क्या होता है मतलब व्यापार से रिलेटेड कोई काम करने के लिए विदेश उसे जाना पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक अगर वो विदेश में रहता है, ठीक है, व्यापार करने से संबंधित कोई मतलब बिजनेस करता है और वो लंबे समय तक लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग पीरियड तक वो विदेश में रहता है, तो वह व्यक्ति भी भारत के लिए एनआरआई हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएगा और निवासी भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा सोचिए कोई व्यक्ति अगर विदेश में लंबे समय तक रहने की इच्छा प्रकट करता है कि हमको लंबे समय तक भारत से बाहर रहना है, तो वह व्यक्ति भारत के लिए और निवासी भारतीय हो जाएंगे, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई की श्रेणी में एनआरआई कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनआरआई क्या होता है समझ गए होंगे कि या कोई व्यक्ति लंबे समय तक विदेश में रहने की इच्छा प्रकट करता हो या जिनके माता पिता दादा दादी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर विदेश में रहा और वहाँ उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, जो वो बच्चे होंगे और वो भारत के दृष्टिकोण से एनआरआई की श्रेणी में आएंगे, एनआरआई कैटेगरी में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनआरआई से संबंधित सारे टर्म समझ गए होंगे। चलिए मैं एक और टर्म लेता हूँ, उसको बोला जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसको पीआरआई बोलते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन पीआईओ बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन, इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। देखिए भारतीय मूल का व्यक्ति जिसको पीआईओ बोला जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। दोस्तों भारतीय मूल का व्यक्ति वैसे व्यक्ति को बोला जाता है जैसे मान लीजिए कोई जिनके माता पिता दादा दादी भारत के नागरिक थे, ठीक है, या वही व्यक्ति खुद भारत के नागरिक थे बट अभी वर्तमान समय में वह मान लीजिए किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लिया, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया, यानी दूसरे देश का नागरिक बन गया, तो भारत के दृष्टिकोण से क्या हो जाएंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, भारतीय पीआईओ हो जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्योंकि होता है कि उनका जन्म पहले भारत में हुआ था, ठीक है, भारत के पहले नागरिक थे, अब मान लीजिए अब दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने ले लिए, ठीक है, या जिसके दादा दादी या माता पिता भारत के पहले नागरिक थे, पूर्वज मान लीजिए जिनके पूर्वज भारत के नागरिक थे बट अब जो है वो दूसरे देश के नागरिक हो गए, तो वो भारतीय दृष्टिकोण से भारत के मतलब दृष्टिकोण से देखेंगे तो उससे व्यक्ति को हम भारतीय मूल के व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी ऋषि सुनक साहब जैसे ब्रिटेन के क्या अभी प्रधानमंत्री के दौर में क्या आगे चल रहे हैं, तो वे क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिनके दादा दादी पूर्वज क्या थे, जिनके पूर्वज भारतीय थे, तो ऋषि सुनक भी क्या हो जाएंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति थे बट अभी जो उन्होंने क्या दूसरे देश की अमेरिका ब्रिटेन या दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति बोलते हैं, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ एनआरआई और पीआईओ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।